नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम जीएस 1 लाख मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में आज हम लोगों का सल्तनत कालीन संस्कृति है। सल्तनत कालीन राजनीतिक जो इतिहास है मध्यकाल का, वो हम लोगों का समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन संस्कृति। तो चलिए बिना देर करते हम लोग सल्तनत कालीन संस्कृति को आगे पढ़ते हैं। सल्तनत कालीन संस्कृति में जो सबसे पहले दिया गया है वो है प्रशासन। इसमें दिया गया है कि दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था? सुल्तान होता था। दिल्ली सुल्तानों की राज सत्ता का मूल स्रोत क्या था? सैन्य शक्ति। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। सल्तनत कालीन प्रशासन में वे 4 प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर जो है संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था? वो 4 जो मंत्री थे, दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा व दीवाने रसालत थे। सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? नायब मुल्क। सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। किस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व तो जो है व्यर्थ है? बर्न ने लिखा है। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? दीवान वजारत। दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? वकील ए दर। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही रचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों इक्ता सेना तथा मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यवहन किया? निजामुद्दीन मुल्क मोहम्मद जुनैदी ने। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? इल्तुतमिश का वजीर था। सल्तनत काल में किसे रावत अर्ज की पदवी दी गई थी? इमादुल मुल्क को। राजा देवत का अंश होता है, उसकी समानता जो है कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह कथन जो है किसका है? बलबन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति। बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए गए थे? उसके जो उपाय किए गए थे कि उसने अपने को पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया, और दूसरा जो उपाय था उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण जो है अपने दरबार में किया। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन जो है किस पद्धति पर किया? फारसी पद्धति पर। बलबन द्वारा कौन सी प्रथाएं प्रचलन में लाई गई थी? बलबन ने सिजदा यानी कि दंडवत तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा जो है राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता पर। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। दीवान रियासत नामक पद का सृजन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित है? दीवान रियासत, बरीद ए मंडी, सहनाई मंडी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काबुल को। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस लिए की गई थी? बकाया लगान की वसूली के लिए। किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी? दीवान मुस्तखराज की। दीवान मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित था? भू राजस्व से। दिल्ली सल्तनत में सोहना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करना। कि सुल्तान ने अमीरों के मध्य समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सही है तो इसमें दिया गया है कि भू राजस्व की वृद्धि की, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, मद्य निषेध लागू किया। आगे दिया गया है किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक राजवंश के अंतर्गत। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक ने। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन था? ये जो है प्रांतीय गवर्नर था।
अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवान कोही का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? कृषि से। दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफी ए मुआलिक का कार्य किससे संबंधित था? लेखा परीक्षक से। दीवान इंसा किस विभाग से संबंधित था? पत्राचार विभाग से। कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? दीवान इंसा था। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? दवीर मुआलिक। सल्तनत के किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जो है विभाग थे, कौन कौन थे? दीवान खैरात था, दीवान बंदगान और दारुल सफा। दासों के रखरखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने विवाह विभाग स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा पद या शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? बरीद शब्द। बरीद किसे कहते हैं? सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? बरीद मामलिक। आलम खाना जो है किस विभाग से संबंधित था? पताकाओं से संबंधित विभाग से। सल्तनत कालीन अधिकारियों का ऊपर से नीचे का क्रम जो है निम्न प्रकार का है। सबसे ऊपर जो होता था नायब सुल्तान होता था, उसके बाद सिकदार होते थे, उसके बाद आमिर होते थे। लोदियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर। किस सुल्तान ने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? बहराम शाह ने। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी चौधरी की। मुकद्दम क्या थे? ग्रामीण नेता थे, ये जो है गांव के मुखिया भी कहे जाते थे। अब आगे दिए गए हैं सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं। एक तरफ उनका पदनाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित विभाग या उनके कार्य दिए गए हैं। वजीर का कार्य जो होता था ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज वालिक ये जो है सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अर्ज का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यहाँ पर दिए गया है जो है कि एक विभाग का नाम दिया गया है, इसमें एक शाही पत्र विभाग का प्रधान अधिकारी ये जो होता था दीवाने इंसा होता था। दीवाने इंसा को जो है दबीर खास भी कहा जाता था। इसके बाद है दीवाने रसालत, ये जो है विदेश विभाग का अध्यक्ष होता था। सदर उस सुदूर ये धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। काजी उल कुजात ये जो है न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसमें दिए गए हैं प्रायः दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। अब आगे दिया गया है बरीद वालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वकील ए दर सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी होता था। अमीर ए हाजी व बारबक ये दरबारी शिष्टाचार संबंधित प्रमुख अधिकारी थे। सर ए जहांदार ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर ए बहार नौवहन अधिकारी था। अमीर ए मजलिस सभाओं एवं दावतों आदि उत्सवों का प्रबंधन करता था। अमीर शिकार जो होता था ये शाही शिकार का प्रबंधन करता होता था। दीवान अमीर को ही ये कृषि विभाग का प्रधान होता था। कोतवाल नगर की देखभाल करने वाला अधिकारी था। खासादार सुल्तान के अस्त्रों शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी था। मुस्तौफी एवं वालिक महालेखा परीक्षक था। मुशरिफ एवं वालिक महालेखाकार था। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने वाला अधिकारी था। दीवान बंदगान ये दासों गुलामों को देखरेख करने वाला था। दीवान खैरात ये दान विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवान मुस्तखराज ये बकाया राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी था। अब आगे दिए गए हैं कि सल्तनत कालीन शासकों द्वारा स्थापित विभाग या पद दिए गया है। विभाग पद दिए गया है, एक तरफ उसके कार्य दिए गए हैं, उसके संस्थापक दिए गए हैं। नायब मुमलिकात इसका कार्य जो था प्रशासन का संचालक और इसके संस्थापक थे बहराम शाह। दीवाने अर्ज इसका कार्य सैन्य विभाग का था, संस्थापक जो थे बलबन थे। ख्वाजा इसका कार्य था आय व्यय का सही पता लगाने के लिए, इसके संस्थापक बलबन थे। अब आगे दिए गए दीवान मुस्तखराज इसका कार्य था बकाया राजस्व वसूली हेतु, इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत ये जो है आर्थिक मामलों की देख रेख होती, इसकी स्थापना की गई थी, संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी थे। परवाना नवीस ये जो है
के परमिट देने वाला अधिकारी था, इसके संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवाने अमीर कोही, इसका कार्य जो था ये कृषि विभाग विभाग से संबंधित था। इसके संस्थापक थे मोहम्मद बिन तुगलक। वली जो है प्रांतपति होता था, इसके संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक थे। दीवाने बंदगान, ये जो है दासों की देखरेख करता था, इसके संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे। दीवाने खैरात, ये दान विभाग मतलब इसका कार्य था, इसके संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे। दीवाने इतिहाक पेंशन विभाग से संबंधित था, इसके संस्थापक जो है फिरोज शाह तुगलक थे। वकील ए दर, ये शाही गृहस्थी का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षक था। दारुल सफा, ये जो है चिकित्सा विभाग से संबंधित था, इसके संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे। शाहनाए मंडी, ये जो है बाजार व्यवस्था से संबंधित था, इसके संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी थे। अब आगे दिया गया है सल्तनत सल्तनत कालीन अन्य पदाधिकारी दिए गए हैं। एक तरफ उनके जो है पद दिया गया है और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। आमिल, आमिल का कार्य जो था साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला पदाधिकारी होता था। काजी, शरह के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने वाले न्यायाधीश होते थे। कारकुन जो है भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला। खरीदादार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। चौधरी, परगना का मुख्य अफसर होता था। बरीद, समाचार वाहक या गुप्तचर होता था। बलाहार, साधारण किसान था। मुकद्दम, गांव का मुखिया था। मैमार, भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर था। सरजामदार जो है सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक था। सरहंग जो है निम्न वर्ग का एक कर्मचारी जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था। वकीलदार शाही महल था, सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था। खुद कौन था? ग्राम अधिकारी होते थे। अमीर हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी होता था। मुंसिफ जो है नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक था। नवीसंदा जो है लिपिक या क्लर्क था। मुतसर्रिफ शाही कारखाना प्रभारी था। अब आगे दिए गए हैं इनका सेना दिए गए हैं। प्रशासन के बाद जो है सेना, तो सेना में दिए गए हैं कि सल्तनत कालीन सेना के कितने मुख्य भाग थे? 3 भाग थे, घुड़सवार सेना, गज सेना व पैदल सेना। दीवान अर्ज का संबंध किससे था? सेना से था। आरिज मलिक किस विभाग का प्रबंध करता था? सेना का। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? ये जो है रक्षा विभाग से संबंधित था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? बंदगान के नाम से। प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? दीवाने अर्ज। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? खान था। किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई थी? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली कौन सी एक पदवी आधिकारिक पदानुक्रम में सर्वोच्च थी? खान की। सल्तनत काल में पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? पायक कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने तथा हुलिया रखे जाने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आगे दिए सल्तनत कालीन सैनिकों के प्रकार दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार दिए हुए सैनिक जो सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे, इन सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। वे सैनिक जो दरबार के सरदारों और प्रांतीय इक्तादारों या सूबेदारों आदि के द्वारा भर्ती किए जाते थे, ये जो है दूसरे प्रकार के थे। और तीसरे प्रकार के थे वे सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे। चौथा था कि वे मुसलमान स्वयंसेवक जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में सम्मिलित होते थे। अब आगे दिए गए सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? अश्वसेना का। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? हस्मे कल्ब। वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सोने का सिक्का दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी ने जो है सबसे पहले जो है घूस यानी कि भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा भी दिया था। अब आगे दिए गए हैं उर्दू ये मुअल्ला से क्या अभिप्राय? ये जो है एक शाही शिविर था। आगे दिए है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। इसमें दिए गए हैं आरिज मलिक, ये जो है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। सर जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर याकूर अस्वाला का अध्यक्ष था। शाहना फील हस्त सेना का अध्यक्ष था। अमीर बहार नौकाओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। पायक पैदल सैनिक था। कोतवाल दुर्ग का प्रमुख अधिकारी था। अब आगे दिया गया है सैन्य वर्गीकरण। इसमें दिया गया है हस्मे कल्ब, ये जो है केंद्रीय सेना थी। सवारी कल्ब केंद्रीय घुड़सवार सेना थी। हस्मे अतरफ प्रांतीय सेना थी। वजहिस स्थायी सैनिक होते थे।
गैर वजही अस्थायी सैनिक होते थे। अमीर ए दह 10 सैनिकों का सेना नायक था ये। अमीर सदा 100 सैनिकों का सेना नायक था ये। अमीर हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक। अमीर तुमन 10,000 सैनिकों का सेना नायक। सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान था। सिपा सालार जो है 10 सरखेल या 100 घुड़सवारों का प्रधान होता था। अमीर 10 सिपा सालार या 1000 घुड़सवारों का प्रधान होता था। मलिक 10 अमीर या 10,000 घुड़सवारों का प्रधान होता था। खान 10 मलिक या 1,00,000 घुड़सवारों का प्रधान होता था। सुल्तान जो होता था 10 खान का प्रधान होता था, यानी कि सर्वोच्च सेनापति। अब अगला जो दिया गया है, न्याय दिया गया है। तो सल्तनत काल में राज का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान ही होता था। जवाबित का संबंध किससे था? राज कानून से। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? यह न्याय को व्यक्त करता था। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाले व्यक्ति को किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? लाल पोशाक। कौन सा विदेशी यात्री जो है दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ था? इब्न बतूता। अब आगे दिया गया है, विविध दिया गया है। तो इसमें है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली की सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी जो है इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा, यह कथन किस समूह या सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तुर्कान ए चहलगानी के द्वारा। दस्तार बंदागान दस्तार बंदान कौन थे? ये उलेमा थे। मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिनका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? पासेब। अब आगे दिया गया है कि अफगान राजतंत्र के बारे में सही कथन है। तो सही कथन दिया गया है, पहला कथन कि बहलोल के विपरीत जो सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, क्योंकि जो है बहलोल लोदी जो है वो राज सिंहासन पर नहीं बैठता था। कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। दूसरा कथन है कि अमीरों तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। तीसरा कथन है कि एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी। आगे दिए सिकंदर लोदी के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया है। तो सिकंदर लोदी ने अपना आवास जो है दिल्ली से आगरा परिवर्तित किया था। बड़े अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक जो है सिकंदर लोदी द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते थे। आगे दिए है कि मोहम्मद की तुगलक के संबंध में सत्य कथन है कि मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान था उच्च पद प्रदान किए थे। आगे दिए गए जिम्मी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राज द्वारा संरक्षित नागरिक होते थे ये। साहिबे दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? दासों से। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? समानता पर। कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की प्रारंभिक राजधानी थी? दिल्ली। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया पैबोस क्या था? सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा थी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया था? खिलजी वंश ने। लगभग जो है 30 वर्ष तक जो है शासन किया था। मोहम्मद की तुगलक की राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण क्या था? नागरिकों को साथ न देना। मोहम्मद तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? दौलताबाद। दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए थे? क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। फिरोज की तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये खैराती अस्पताल था। किस शासक के काल में काजी मुगिस को सद्र उस सुदूर यानी कि मुख्य काजी नियुक्त किए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रशासन को सुदृढ़ करने हो तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या दिया गया? प्रशासन को सुदृढ़ करनी हो तो अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था? मूल नियंत्रण। फिरोज तुगलक द्वारा प्रारंभ जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? वंश का पतन हो गया था। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए थे? 5 राजवंश। कौन कौन से? गुलाम राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आयन मुल्क मुल्तानी ने किन शासकों के अधीन सेवा की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक के अधीन। अब आगे दिया गया है सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था। इसमें जो सबसे पहले दिया गया है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में है कि सल्तनत काल के 5 प्रमुख कर कौन थे? उस्र था, खराज, खम्स या खुम्स, जकात,
तरकात और जजिया थे। उसर जो है किस प्रकार का कर था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि से पैदावार का कितना प्रतिशत जो है भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 10% भाग। खराज जो है किस प्रकार का कर था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। विभिन्न सुल्तानों द्वारा पैदावार का कितना भाग खराज के रूप में वसूल किया गया? पैदावार के 1/3 से लेकर आधे भाग तक। आगे है खम्स या खुम्स क्या था? तो यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि से गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति था। खम्स या खुम्स के कितने भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था? 1/5 भाग पर। शेष 4/5 भाग जो है उसके सैनिकों, अधिकारियों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। लूट के धन का 80% भाग किस शासक ने लेना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। जकात किस प्रकार का कर था? यह एक धार्मिक कर था जो केवल धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। सल्तनत काल में जकात कर किस पर लगाया जाता था? मुसलमानों पर। मुसलमानों से उनकी आय का कितने प्रतिशत भाग जकात के रूप में वसूल किया जाता था? आय का जो है 2.5%। जजिया किस प्रकार का कर था? ये गैर मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर था। किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया गया? फिरोज की तुगलक के समय में। आगे दिए कि दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों के विषय में सही कथन दिया गया है। तो इसमें है कि जकात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। खराज जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 भाग होता था। उस एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता का आवंटन किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। इक्ता का क्या अर्थ था? ये सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। अक्ता जो है भूमि होती थी जिसकी आय पर जो है सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता पत्ती के संबंध में सही कथन दिए गया है। तो पहला कथन है इक्ता जो है क्षेत्रों का एक आवंटन था। दूसरा है कि निजामुल उल मुल्क ने मुफ्तियों के कर वसूली था उसमें से भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया। बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। आगे दिए है कि दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समानुदेशन को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। आगे दिया कि इक्ता व्यवस्था की विशिष्टताएं हैं। क्या है कि इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा जो है इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। मुफ्ती को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। आगे की इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है कि उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में इक्ता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव हुआ। इस प्रथा के द्वारा सुल्तान जो है तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। आगे एक इक्तादारों के विषय में सत्य कथन है। इसमें एक सुल्तान इक्तेदारों को स्थानांतरित कर सकता था। राज इक्तेदारों के इक्ते को जब्त कर सकता था। राज इक्तों की आय व्यय की जांच करता था। आगे एक सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था का क्या अभिप्राय था? ये नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास था। किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप था। आगे इक्ता एवं इजारा के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं। तो इक्ता था कि नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य था। इजारा क्या था? तो राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति थी। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक था। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसको धारण करने वाला मुक्ता कहलाता था जो देवभूमि के अतिरिक्त किसान पर कोई दावा नहीं रखता था। प्रथम सुल्तान जिसने 2 आब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश थे। किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता को किसने वंशानुगत बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। राजस्व संबंधी नियमों तथा उपनियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कार्य क्या था? तो एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शक्तिशाली सेना रखना।
भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले जो है किसके अधीन किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया था। कि सुल्तान में भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था के विषय में सही कथन है। तो राजा द्वारा जो है कि कृषकों से सीधे कर वसूली की जाती थी। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने मिल्क तथा इनाम भूमि के अनुदानों को रद्द कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने माल गुजारी का कितना हक पेश किया था उपज के आधे भाग पर? भू राजस्व की दर किसके राजकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किस आधार पर की? माप के आधार पर। आगे दिए कि सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के भू राजस्व एवं इजारा के संदर्भ में सत्कथन दिए गए हैं। तो इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की मांग का कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ा दिया। दूसरा, कि बाजार मूल्यों को एक नीचे के स्तर तक सीमित रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में आवक आवश्यक था। आगे किस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के कष्ट बढ़े थे? तो अनेक प्रकार के करों के बोझ के कारण बढ़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? खराज लगाया था, घरी लगाया था और चराई कर लगाया था। कि सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नाप के आधार पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन के तुगलक द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए? तो इसमें जो परिवर्तन किए गए थे कि उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत या माप के स्थान पर हुक्म हासिल यानी कि फसल बटाई को अपनाया। दूसरा था कि गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया। तीसरा, कि उसने खेती और चरागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। आगे कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाप की व्यवस्था वापस ली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में सही है कि उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया। आगे ये है कि दिल्ली के कुछ के सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। ये जो है गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नियम बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निम्नलिखित कृषि उपाय अपनाए गए थे। कौन कौन से? कि गांव के प्रधानों तथा मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी कर दी गई। सरकार द्वारा मांग का आधार जो है हुक्म में हासिल यानी कि पैदावार के अनुरूप होना जिसमें फसल के नुकसान को समाविष्ट करने के समुचित प्रावधान हो। तीसरा जो उपाय अपनाया गया था कि अलाउद्दीन द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व की दरों में भारी कटौती तरह इसको कुल पैदावार के छठवें भाग तक ले जाना था। आगे मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दुआ में हुई बड़ी बगावत का कौन सा एक कारण था? ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? अववाब कर। किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक जो है कष्टकारी कर हटा लिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10 भाग जो है भू राजस्व के रूप में किस भूमि से वसूल किया था? उसरी भूमि से। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिसामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा किया था तो 6 करोड़ 85 लाख टन का था। इतलाक ये जो है एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था की प्रथा जो है किसने चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में दिया गया है। इसमें दिए कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बनने के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? साना ए मंडी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का अधीक्षक जो है किसे नियुक्त किया था? मलिक कबूल को नियुक्त किया था। कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से जुड़े थे? साना ए मंडी, बरीद ए मंडी, मुनय्यन।
अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। आगे देखिए, सराय या दल किस प्रकार का बाजार था? तो सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था ये। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? तो कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल्य वृद्धि का एक कारण क्या था? मंगोल आक्रमण था। अब आगे दिया गया है कि सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि। इसमें दिए गए सल्तनत काल में राज्य की भूमि जो है कितने भागों में विभक्त थी? 4 भागों में। आगे दिए गए सल्तनत कालीन भूमि का वर्गीकरण। इसमें है कि वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी गई थी, क्या थी? वो लगान मुक्त थी। वह भूमि जो मुक्तियों अथवा प्रांतीय वलियों के अधिकार में थी, ये भी जो है लगान युक्त थी। वह भूमि जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी, लगान युक्त थी। सॉरी, इसमें जो दूसरा वाला दिए कि वह भूमि जो मुक्तियों अथवा प्रांतीय वलियों के अधिकार में, ये जो है लगान युक्त थी। और तीसरी प्रकार की वह भूमि जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी, ये भी लगान युक्त थी। और खालसा भूमि जो केंद्रीय सरकार या सुल्तान की भूमि मानी जाती थी, ये भी जो है लगान युक्त थी। आगे दिए, एक राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को किस नाम से पुकारा जाता है? खालसा के नाम से। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? खालसा भूमि। इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? खालसा भूमि में। जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? महाले पैबाकी। उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? तुर्की मुस्लिम थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस कारण जो है कृषि कर्म जो है अधिक प्रभावित हुआ था? करों की अधिकता के कारण। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक ने दीवान कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सोनधर कहते थे? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके काल में तकावी ऋण का प्रचलन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। खेती में सुधार के लिए दीवान आमिर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? आलू और मक्का की। अब आगे दिए गया है सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था में है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सर्व कर जो है किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। फिरोज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? पंजाब क्षेत्र में हुआ था। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसकी अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण जो है किसने किया था? फिरोज शाह ने। 18वीं सदी के पूर्व पंजाब में नहरों का एक विकसित जाल था। उसका निर्माण करता कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अब आगे दिए गए तकनीक एवं व्यापार उद्योग। इसमें कि कौन सी सूती वस्त्र उद्योग संबंधित नई तकनीक या तकनीकें भारत में मध्यकाल में तुर्कों द्वारा प्रथम बार प्रयोग में लाई गई? चरखा और जल संधार। वस्त्र उद्योग में कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी? चरखा। दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के अन्य साधनों में साक्रिया यानी कि राहट की भिन्नता का प्रमुख लक्षण किसका प्रयोग था? गियर तंत्र का। भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रयोग हुआ था? 14वीं सदी में। कौन सल्तनत कालीन भारत में उत्पादित कपड़ों के प्रकार थे? कमीना, महीन, किरपास, सीरीबात और सलाहरी। मध्यकाल में पिंजर शब्द से क्या अभिप्राय था? रुई धुनिया की कमान थी। सल्तनत काल में नद्दाफ शब्द से क्या तात्पर्य था? धुनिया, जो कि रुई धुनने वाला था।
भारत में कागज निर्माण एवं उस पर लेखन के विषय में सही कथन दिया गया है। तो इसमें जो है कि भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि जो 1223 से 24 की है, जो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। भारत में परंपरागत कागज निर्माण जो है बहुत निम्न कोटि का था तथा इसमें सुधार केवल तब संभव हुए जब तुर्कों द्वारा 13वीं शताब्दी में लाई गई तकनीकों का उपयोग किया गया। आगे एक मध्यकालीन भारत में लौह तकनीक के विषय में सही कथन है। कौन सा है कि मध्यकालीन भारत में पेच का निर्माण लोहे की कील पर तार के एक टुकड़े का टांका लगाकर किया जाता था। भारतीयों को खराद के काम की तकनीक जो है मालूम नहीं थी। आगे देखिए मार्को पोलो किसके आयत पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी या अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? अश्व घोड़ों के आयात पर। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आगे दिया गया है विविध, इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में सही कथन है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं कि जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। आगे दिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत खेती क्या था? तो ग्राम के मुखिया द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर था। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? तो हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमिकर था। आगे के बटाई, गल्लाबक्सी अथवा भावली के नाम से पहचानी जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी। किस आधार पर? ये जो है कुल पैदावार के आधार पर। 13वीं शताब्दी में फवाजिल शब्द का क्या अभिप्राय था? ये राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व था। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल कहाँ आविष्कृत किया गया? भारत में। सल्तनत काल में शरीयत द्वारा किस कर की अनुमति नहीं थी? विवाह कर की। अब आगे दिए गए हैं आर्थिक शब्दावली दी गई है और उसका जो है अर्थ दिया गया है। तो अववाब क्या था? ये अतिरिक्त कर था। खिदमती यह अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त कर था। इजारा लगान वसूली में ठेकेदारी की प्रथा थी। बटाई, गल्ला बक्सी, भावली, किस्मत गल्ला क्या था? फसल में सरकारी हिस्से के निर्धारण की पद्धति थी। मुक्ताई, नस्क या कनकुत क्या था? लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धतियाँ थीं। सोनधारी या तकावी क्या था? ये एक प्रकार का ऋण था। गज सिकंदरी क्या था? सिकंदर लोदी द्वारा प्रचलित भूमि की पैमाइश वाला गज था। ये घरी क्या था? अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित घर मकान पर लगने वाला कर था। चराई क्या था? अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित पालतू पशुओं चरागाहों पर लगने वाला जो है कर था। मिल्क जो है संपत्ति थी। इनाम या इदरारात क्या थी? वृत्तियां थी। वह क्या था? धर्मार्थ निधि थी। इक्ता या अक्ता जो है वह भूमि जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसका उचित प्रबंध रखने के लिए दी जाती थी, वह यह जो है हस्तांतरण दी थी। खिदमती क्या थी? ये जो है निश्चित कर था एक प्रकार का। हक स्तर जल कर था। किस्मात क्या था? कृषि संबंधी उपकर था। उसलूब क्या था? ये जो है एक प्रकार का अधिनियम था। उस क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज का 1/10 अथवा 1/20 भाग होता था। खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। ये जो है उपज का 1/3 से लेकर 1/2 भाग था। खम्स क्या था? लड़ाई में हासिल किया गया लूट का माल जो है इस्लामी कानून के अनुसार लूट के माल में जो है 1/5 भाग जो है शाही खजाने में तथा शेष भाग जो है सैनिकों में बांटा जाना चाहिए। ज़कात क्या था? ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ये जो है 2.5% तक था। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। आमिल क्या था? साधारणतया जो है ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला पदाधिकारी होता था। इतलाकी क्या थी? वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था। इदरार क्या था? विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी। कारकुन क्या था? यह भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला लिपिक था। खालसा भूमि क्या थी? वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान की ओर से होता था और जिससे होने वाली आय जो है केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रहती थी। जिम्मी कौन थे? जिम्मी जो है जजिए कर अदा करने वाले लोग थे। जीतल 1 तोले से लेकर एक सही 3/5 तोले तक जो है तांबे का सिक्का था। टंका क्या था? मुख्य मुद्रा की इकाई थी जो 1 तोले सोने या चांदी का होता था। दिनार क्या था? सोने का एक सिक्का जो लगभग 96 जौ के बराबर होता था। फवाजिल या फाजिल ये अधिशेष भू राजस्व था। बंजारा घुमक्कड़ अनाज व्यापारी थे और जो है कारवानियान थे।
बलाहर कौन थे? साधारण किसान थे। मफरूज संभवतः वह जमीन जो किलों की सेना के खर्च के लिए नियत कर दी जाती थी। मसाहत क्या थी? भूमि की पैमाइश थी। मुतसर्रिफ क्या थी? गांव में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी था। मुशर्रफ ममालिक कौन था? ये जो राज का महालेखाकार जो राज की आय पर नियंत्रण रखता था। मुस्तौफी कौन था? ये राज के हिसाब किताब की जांच करने वाला अधिकारी होता था। अमलाक कौन था? अमलाक अथवा मिल्क वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधित था अन्नदान के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था और यह पिता से पुत्र को पहुंचती रहती थी। अब आगे दिए गए हैं सल्तनत कालीन कारखाने दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं रातवी कारखाने और गैर रातवी कारखाने दिए गए हैं। तो इसमें जो कारखाने दिए गए हैं और उसमें मतलब वो किससे संबंधित है उसका जो है कार्य दिया गया है। समा खाना जो है रोशनी आदि का प्रबंधन करता था। अब आबदार खाना जल के प्रबंधन से संबंधित था। पील खाना गजशाला से, पायगा अशुशाला से संबंधित था। मतखब जो है रसोई से संबंधित था। सग खाना जो है कुत्तों के रखने का स्थान था। सुतुर खाना ऊंटों के रखने का स्थान था। अब जो है आगे है गैर रातवी जो है कारखाने होते थे। ये इसमें जो है जमादार खाना में वस्त्रों से संबंधित था। ये फर्रास खाना फर्श के कालीन इत्यादि से संबंधित था। अलम खाना पताकाओं या शाही ध्वज से संबंधित था। जर्राद खाना अस्त्र शस्त्र से संबंधित था। रिकाब खाना घोड़ों की जींस से संबंधित था। सिला खाना अस्त्र शस्त्र का भंडार होता था। जवाहर खाना रत्नों से संबंधित था। तसदार खाना जो है हाथ मुंह धुलाने के सामान से संबंधित था। अब आगे दिए गए हैं सल्तनत कालीन सिक्के दिए गए हैं। इसमें एक कि शासक ने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालीमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतारा का उल्लेख किया था महमूद गजनवी ने। वह मुसलमान विजेता कौन था जिसने हिंदू देवी वाले सिक्कों को चला रखा था? मोहम्मद गोरी ने। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने। सल्तनत कालीन की दो प्रमुख मुद्राएं कौन थी? टंका और जीतल थी। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। 172.8 ग्रेन विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग इसके जो है भार माप दिए हैं कि चांदी के टंके का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका सस्कनी एवं जीतल किन धातु के बने थे? चांदी एवं तांबे के बने थे। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के का क्या नाम था? जीतल था। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका कितने जीतल के बराबर होता था? 48 जीतल के बराबर होता था। दिल्ली के कुछ सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख लिखे गए थे इल्तुतमिश के। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने सिक्कों पर सबसे पहले अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम अंकित करवाया था? इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत दहली जरब अल सुल्तान अल सुल्तान आदि अंकित थे? इल्तुतमिश के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रचलित सिक्के थे टंका जीतल दोगानी। इल्तुतमिश ने अपने किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया था? रजिया का नाम। बलबन के विषय में सत्कथन दिए गए हैं। तो बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए थे। बगदाद खिलाफत का अंत जो है मुस्लिम सत्ता की महानतम जो है क्षति थी। अपने सिक्कों पर किसने अपना लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित कराया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। तुगलक वंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा की योजना कब लागू की गई थी? 1329 से 30 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था? व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में सही कथन है। इसमें एक वर्णी के अनुसार जो है इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई वह तांबा था। फरिश्ता का कहना है कि वह कांस या पीतल था। दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तांबा अथवा कांसे का। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
किस राजवंश के सुल्तानों ने सामंता खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? तुगलक वंश के। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ फतह खां का नाम अंकित करवाया? अपने को खलीफा का नायब पुकारा था, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ससगनी सिक्का किसके राजकाल में प्रचलित हुआ था? फिरोज तुगलक के समय। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था, यह कितने जीतल के बराबर होता था? 6 जीतल के बराबर। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक, जिसका शासनकाल 1400 से 1421 तक था, ने सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया था? तुगलक शासकों का नाम। वह सुल्तान कौन था जिसने तैमूर और शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था? खिज्र खां था। बहलोल लोदी द्वारा प्रचलित सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? बहलोली सिक्कों के नाम से। इसकी मुद्रा जो है अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी बहलोल लोदी के। आगे दिए गए सल्तनत कालीन मुद्राएं दी गई हैं। एक तरफ सिक्का है और उसका धातु दिया गया और किसके द्वारा जारी की गई तो उसका नाम दिया गया है। गदहिया सिक्का, ये जो है खोटे चांदी अथवा तांबे का सिक्का था। शासक है गुजरात की वाणिज्यिक गतिविधियों में इसके विशेष महत्वपूर्ण भूमिका थी। दिल्ली वाला जो सिक्का था ये चांदी का सिक्का था। शासक में तोमर, चौहान व गुलाम वंश के शासकों द्वारा प्रचलित करवाया गया था। टंका जो है ये चांदी का सिक्का था, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। जीतल तांबे का सिक्का था इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिनार सोने का सिक्का था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ये मतलब उसके द्वारा ये चलाया गया था। इब्न बतूता के अनुसार ये कहा गया है। अदली जो है चांदी का सिक्का था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। दोगानी चांदी व तांबा का मिश्रण था इसमें, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको जारी किया गया था। ससगनी सिक्का चांदी का सिक्का था, फिरोज शाह के तुगलक के द्वारा। अद्धा चांदी व तांबा का मिश्रण था, फिरोज शाह के तुगलक के द्वारा। बिख जो था चांदी व तांबा का मिश्रण था, फिरोज शाह के तुगलक द्वारा जारी किया गया था। बहलोली सिक्का चांदी व तांबा का मिश्रित था, ये बहलोल लोदी के द्वारा जारी किया गया था। दिरहम चांदी का सिक्का था, अरबों के द्वारा। लारी चांदी का सिक्का था, भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह शहरों में जो है लोकप्रिय था। आगे दी गई सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था दी गई है। धार्मिक अवस्था इसमें कि मुस्लिम राजनीतिक विचारों का आधार क्या था? ये कुरान, हदीस और इज्मा था। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। आगे के इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? कानून तथा न्याय से। सल्तनत काल में दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। मुस्लिम विधि शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त था? उलेमा को प्राप्त था। सल्तनत काल में धर्म विभाग का प्रधान कौन होता था? सदरुस सुदूर होता था। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर किसको मिला था? इल्तुतमिश को मिला था। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने। किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था? सत्ता पर पकड़ मजबूत करने हेतु। किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? हलाकू ने। किस सुल्तान ने कहा था कि मुझे सारा की चिंता नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो है सही कथन दिए गए हैं। तो इसमें जो कथन है कि अलाउद्दीन ने प्रभुसत्ता के लिए अपने दावे सख्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा था। अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य जो था वस्तुतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। तीसरा कथन है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज्य के अंतर्गत लाने का साहस किया था। आगे उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का कौन सा सुल्तान उलेमा की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। खलीफा की सत्ता मानने से किसने इनकार कर दिया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन के तुगलक को। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक मानता था। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने जैन संत जम्मूजी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान किया था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का।
दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने भाग लिया था। वह जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? जिन प्रभु सूरी के साथ। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। कौन एक सुल्तान? इसका एक अपवाद है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जिम्मी किसे कहते थे? जजिए देने वाले हिंदू को। अब आगे दिए गए धार्मिक शब्दावलियाँ दी गई हैं, तो इसमें जो है पहला है हदीस। तो हदीस का जो अर्थ है कि मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से संबंधित कहानियों का ये संग्रह है। सरा या शरीत क्या है? इस्लामी विधान है। काजी ये न्यायाधीश होते थे जो मुकदमों का निर्णय जो है सरा के अनुसार करते थे। खिलत वह जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिया जाता था। खुतबा क्या था? वह व्याख्यान जो ईद तथा जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। ज़कात क्या था? मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर जो है 2.5% तक होता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ये जो है जिम्मियों से लिया जाने वाला कर था। जिम्मी कौन होते थे? किसी देश पर विजयोपरांत जो भी प्रजा इस्लाम स्वीकार ना करती थी और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी। आगे यह तज़किर एक प्रकार का धर्मोपदेश जो युद्ध आज संकट के समय इसका जो है विशेष महत्व था। तफसीर क्या था? कुरान का अनुवाद था। समीक्षा। आगे ये फतवा फतवा किसी समस्या का सरा के अनुसार के निर्णय होता था। ये जो है मुफ्ती का मत था। फीका इस्लामी धर्मनीति के ज्ञान को फीका कहते हैं। मिल्क विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि जो वंशानुगत होती थी। मुतसिब ये समस्त गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी होता था। वक्फ वह धन संपत्ति अथवा भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। सदका क्या था? ये एक प्रकार का दान जैसे ईद का दान आदि धार्मिक कर था। सद क्या था? शत्रु सुदूर के अधीन धार्मिक न्याय तथा शिक्षा संबंधी कार्य की देखरेख करने वाला था। मंसूर जो खलीफा द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र होता था। ये मदरसा जो है इस्लामी शिक्षा के उच्च केंद्र होते थे। मकतब जो है इस्लामी शिक्षा के प्राथमिक केंद्र होते थे। नवरोज जो है नव वर्ष का ईरानी उत्सव था जिसे बलबन के दरबार में प्रचलित किया गया था। अब आगे दिए गए हैं सल्तनत कालीन साहित्य साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो इसमें दिए गए दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? फारसी भाषा को। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा था? आदाबुस सलातीन था। किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? अलबरूनी की। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान। किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? इसी सचाऊ ने। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका है? अलबरूनी का। अमीर खुसरो क्या थे? कवि, संगीतज्ञ व इतिहासकार थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाले में, ये वर्तमान कासगंज में है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1252 ईस्वी में। ये जो है एनसीईआरटी के अनुसार है ये, और 1253 ईस्वी ये जो है एचसी वर्मा के अनुसार है। किसने स्वयं को तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। नई फारसी काव्य शैली सवय के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन सा कवि जो है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? अमीर खुसरो। वह कौन प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के विषय में सत्कथन दिए गए। अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदी के प्रति समाहित हैं। दूसरा, अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रति आदर प्रदर्शित किया था। इसका अपनी रचनाओं में प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। आगे दिए फारसी का वह प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने नूह सिपीहर की रचना किसकी प्रशंसा में की थी? भारत की प्रशंसा में। अमीर खुसरो के खजाइन उल फतूह में किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है? तो दक्षिण भारत में मलिक काफूर के अभियानों का वर्णन किया गया है। किस इतिहासकार ने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने। वह फारसी विद्वान कौन था जो चित्तौड़ पर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? अमीर खुसरो। पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख किसने किया है? अमीर खुसरो ने। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो बनाया गया था। अमीर खुसरो
बर्नी से कितने वर्ष अधिक बड़े थे? जो है 32 वर्ष बड़े थे। आगे दिए गए कि अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आस्का लिखी थी? खिज़र खां के आदेश पर। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? मिफ्ताहुल फुतूह में। यह किसने कहा था कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती जो है निर्धन किसानों की आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है? ये जो है अमीर खुसरो ने कहा था। भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंध था? गयासुद्दीन बलबन के दरबार से। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का था। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु, अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिन्हाजुस सिराज का यह कथन किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से संबंधित है। मिन्हाजुस सिराज किन शासकों का समकालीन था? दासवंशी शासकों का। मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासरी को किसे समर्पित किया है? नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है। तबकात नासरी का लेखक कौन था? मिन्हाजुस सिराज था। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। तबकात नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? रावर्टी के द्वारा। रचनाओं का जो है सही कालानुक्रम जो है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो रचना थी किताबुल हिंद थी, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबकात नासरी, उसके बाद फतवाए जहांदारी थी। आगे दिए गए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में क्यों होता था? ये है कि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। समकालीन इतिहासकारों जियाउद्दीन बन्नी और शम्स ए सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तकों को कौन सा एक समान नाम दिया है? तारीखी फिरोजशाही। राजनैतिक दर्शन संबंधित किस पुस्तक का लेखक जियाउद्दीन बन्नी था? यह फतवाए जहांदारी। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? बर्नी। वे इतिहासकार कौन हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण उपायों के विषय में सूचना देते हैं? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और इब्न बतूता। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सी पुस्तक है? तारीखी फिरोजशाही। बर्नी जो है किसके शासनकाल में था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। रेहाला का लेखक कौन था? इब्न बतूता। रेहला या रेहला। इब्न बतूता का मूल नाम क्या था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद नाम था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा किसने दिया है? इब्न बतूता ने। आगे दिया गया है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्रा जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें जो है आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन उपर्युक्त अवतरण में किया गया है? इब्न बतूता का। जब उसने सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने उपर्युक्त वक्तव्य किसके बारे में दिया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कि सुल्तान के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी एवं अरबी में अनुवाद कार्य सर्वाधिक हुआ था फिरोज तुगलक के समय। फुतूत फिरोज शाही का लेखक कौन था? फिरोज तुगलक था। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक था। कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? फुतूत फिरोज शाही। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? फिरोज शाह तुगलक था। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? शम्स ए सिराज अफीफ एवं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में सही कथन दिया गया है। इसमें कथन है कि वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। वह तारीख फिरोज शाही का लेखक था। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? सैयद वंश के शासनकाल में। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण जो है बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा था। सिहाबुद्दीन अल-उमरी ने। किस रचना में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवाए जहांदारी में। संस्कृत स्रोतों में संग्रहित तिब्बत सिकंदरी का विषय क्या था? आयुर्विज्ञान। अष्टखंडी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसे टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस किसके द्वारा संपादित हुई थी? एशियम इलियट एवं जॉन डॉनसन के द्वारा। याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? मुबारक शाह का। वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? आल मसीर या अबू मासर।
अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के फारसी स्रोत अधिकांशतः किसके बारे में थे? दरबार की घटनाओं के बारे में। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना जो है किसके द्वारा दी गई थी? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी थी? सिकंदर लोदी ने। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस किसके द्वारा लिखा गया था? इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। मध्यकालीन भारत का इतिहास किसमें लिखा गया है? फारसी भाषा में। अब आगे जो दिया गया है कि पूर्व मध्यकालीन साहित्य दिया गया है, एक तरफ पुस्तक नाम, एक तरफ उसके लेखक नाम दिए गए हैं। तो पुस्तक में जो है अखबार अल सिंध वल हिंद जो है सुलेमानी द्वारा लिखा गया है। मजरूल अल जहाब अल मसूदी के द्वारा। किताब अल मसालिक बल मालिक जो है इब्न खुर्दादा के द्वारा लिखा गया है। फुतूहत अल बुल्दान अर बिलादुरी के द्वारा लिखा गया है। तारीख सिंध जो है मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा। तारीख मसूदी बैहाकी के द्वारा। जफरनामा सैफुद्दीन यजदी के द्वारा लिखा गया है। तारीख जहान अता मलिक जुबैनी के द्वारा लिखा गया है। रामचरित जो है संध्याकार नंदी के द्वारा लिखा गया है। अब आगे दिया गया है सल्तनत कालीन साहित्य दिया गया है। इसमें जो है सबसे पहले पुस्तक दिए गए, उसके लेखक दिए गया और उसके समकालीन शासक का नाम दिया गया है। तो पुस्तक में जो था तारीख हिंद या ताकीक हिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, ये महमूद गजनवी के शासनकाल में। तारीख यामनी किताबुल यामनी जो है उतबी के द्वारा, ये जो है महमूद गजनवी के समय में। तारीख बहाकी द्वारा महमूद गजनवी शासक था। जैनुल अखबार अबू सईद बिन अब्दुल के द्वारा महमूद गजनवी के समय। आदाबुल हर्ब व सुवाजत फ़ख्र मुदब्बिर के द्वारा इल्तुतमिश के समय में। साजार अंसाब फ़ख्र मुदब्बिर के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ताजुल मासिर जो है हसन निजामी द्वारा लिखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज के द्वारा इल्तुतमिश के समय में। सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी के द्वारा खैरुल मजलिस हमीद कलंदर के द्वारा। तारीख मुबारक शाही याहिया सरहिंदी के द्वारा। फुतूहत सलातीन मलिक इस्लामी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तारीख फिरोज शाही फतवा जहांदारी और कुब्बतुल तारीख सनाए मोहम्मदी और हसरतनामा, ये जो सारी पुस्तकें या ग्रंथ जो है जियाउद्दीन बनी द्वारा लिखा गया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तारीख फिरोज शाही जो है शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा फिरोज के तुगलक के समय में। सीरत फिरोज शाही, ये जो है मतलब इसके लेखक का नाम अज्ञात है। ये जो है इसका समय था फिरोज शाह के तुगलक का समय था। फुतूहत फिरोज शाही फिरोज शाह के तुगलक के द्वारा लिखी गई जो है आत्मकथा है ये, और इसका जो है शासनकाल भी उन्हीं था फिरोज शाह के तुगलक का। आगे जो पुस्तक है किरानुसादेन मिफ्ताह उल फुतूह नू सिपेहर आस्का तुगलक नामा खजानुल फुतूह जो है, ये सब पुस्तकें अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। ये जो और शासक जो है बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय तक। रेहला पुस्तक जो लिखी गई थी इब्न तूता के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मलफूजात तिमूरी तैमूर लंग की आत्मकथा है ये। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया है। ये किसका शासनकाल में? मुबारक शाह के शासनकाल में। ये जो है सैयद काल का शासन था। सियर उल आरफीन मेहरुमा, ये शेख जमालुद्दीन के द्वारा लोदी काल में लिखी गई थी। रियाजुल इंसा मनाजिर उल इंसा, ये जो है महमूद गंवा के द्वारा लिखी गई थी। आदाबुल हर फ़ख्र मुदब्बिर के द्वारा इल्तुतमिश के समय में। तारीख गुजीदा कजविनी के द्वारा। जामिउल हिकायत मोहम्मद औफी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख मोहम्मद बियाह खानी के द्वारा तुगलक काल में। तारीख सिंध या तारीख मासूमी जो है मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई थी। कामिदुल तवारीख इब्नुल आमिर के द्वारा। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद के द्वारा तुगलक काल में। मृगावती कुतुबन के द्वारा। जफरनामा मुल्ला यजदी के द्वारा लिखी गई थी। अब आगे दिया गया है सल्तनत कालीन संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद दिया गया है। एक तरफ दिया गया है अनुदित ग्रंथ और उसके बाद अनुवादक दिए गए और उसके शासक दिए गए हैं। तूतीनामा सुख सप्तती की जो अनुवादक थे जिया नक्शबी थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कोकसास के अनुवादक जिया नक्शबी थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। लाते फिरोज शाही खगोलशास्त्र की पुस्तक है, इसके अनुवादक अजीजुद्दीन खालिद किरमानी थे। ये फिरोज शाह के तुगलक के समय। तिब्बी फिरोज शाही औसत विज्ञान था, इसके अनुवादक अजीजुद्दीन खालिद किरमानी थे फिरोज शाह के तुगलक के समय। तुर्जमा बाराही
खगोल विज्ञान है ये अब्दुल अजीज अम्स भाई नूरी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के समय। तिब्बत सिकंदरी जो है चिकित्सा शास्त्र है ये मियाँ भुआ के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था सिकंदर लोदी के समय में। बाहर उल लिहाद हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड है ये मोहम्मद गौस सतारी के द्वारा। दुर्ग राशि का साल योत्र अश्व चिकित्सा विषय है जो अब्दुल बिन शफीक द्वारा इसका अनुवाद किया गया था किसके समय अहमद शाह प्रथम के समय। ये जो है बहमनी शासक था। बहार उल उस्मान ये जो है रात रंगी का जो है अनुवाद है और जो इसके अनुवादक है मुल्ला शाह अहमद है ये जैनुल आबदीन के समय। अब आगे दी है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं संगीत। तो सबसे पहले देखें जो है स्थापत्य। स्थापत्य में दिए गए हैं कि तुर्क मध्य एशिया की जिस स्थापत्य शैली को लेकर भारत आए उसका क्या नाम था। सारा सैनिक या इस्लामी कला। सल्तनत काल में अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी अरबक्स विधि। भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व की स्थानीय शैली को किस नाम से जाना जाता था साहती ऋषभ कला। भारतीय वास्तुशिल्प ने सुर्खी किसने शुरू की थी सल्तनत कालीन सुल्तानों ने। स्थापत्य कला निर्माण के संदर्भ में सतकथन दिए गए। कुषाणों के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए थे। तुर्कों ने भारत में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक लाए थे। आगे इस्लामी वास्तुकला हिंदू एवं बौद्ध वास्तुकला के किस प्रकार भिन्न थी मेहराब और गुंबद में। सल्तनत काल में कला और स्थापत्य कला इनके मिश्रण थे ये जो भारतीय और इस्लामी शैली के। भारत में मस्जिद के निर्माण में किस लक्षण को सम्मिलित किया गया उल्टा कमल गुम्मद पर कलश अलंकरण आदि। इंडो इस्लामी कला का सबसे पहला उदाहरण कौन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। योगिनी पूर्व प्राचीन नाम किस स्थान का है दिल्ली का है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थापित की गई थी दिल्ली में ये जो है किला राय पिथौरा में। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी मेहरौली में। कुतुब मीनार क्या है मुसलमानों को नमाज के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की मीनार थी ये। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है ये दिल्ली में है। कौन सी मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार के निर्माण में किन सुल्तानों ने योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार के संबंध में सही कथन दिया गया है कि यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई थी। ऊपर की ओर इसकी परिधि जो है क्रमशः कम होती गई है। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है। आगे देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है अजमेर में। कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं भी समान रूप से दिखती है क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंकित है हरकेल नाटक के ये जो है विग्रह राज के द्वारा जो है रचित है। दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था किसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है कुतुब मीनार में। मदरसा मुज्जी का निर्माण किसने करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया था इल्तुतमिश ने किया था। सुल्तानगढ़ी जो है किसका मकबरा था नसरुद्दीन महमूद का। मदरसा नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत में प्रथम के मकबरा कौन था बलबन का मकबरा। किस सुल्तान ने लाल महल नामक स्वयं का मकबरा बनवाया था बलबन ने। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है बलबन के मकबरे में। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किस स्थान पर स्थित है दिल्ली में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है कुतुब मीनार के निकट। अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है यह किसका कथन है मार्शल का है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम किसमें प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। अलाउद्दीन खिलजी के काल की सबसे सुंदर इमारत कौन थी अलाई दरवाजा। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग कहाँ किया गया था अलाई दरवाजे में। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
भारतवर्ष में 6 गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट या इमारत कौन सा है? राय दरवाजा। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज सुल्तानी क्या है? एक बड़ा जलाशय है। हजार सितून महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी नगर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? राजा कुंभा के। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तैमूर जो है दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उसी प्रकार की इमारतें जो है कहाँ पर बना सके? अपनी राजधानी समरकंद में। तुगलककालीन स्थापत्य के विषय में सत्कथन दिए गए हैं। तुगलक स्थापत्य के विशेष लक्षण है चौड़े आधार वाली दीवारें तथा भवनों के कोनों पर चौड़े चौड़े आधार से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते हुए बुर्ज, जिसके कारण भवनों को अतिरिक्त मजबूती मिली। दूसरा कथन है कि तुगलक शासकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भवन निर्माण सामग्री में नए उत्खनित अनगढ़ पत्थरों तथा गोलास का बाहुल्य दिखता है। आगे की गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की क्या विशेषता है? तो इसमें जो है ढलुआ दीवारें थी। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किस नगर को कुब्बतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? देवगिरी को। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किस शासक ने जहां पनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में 1200 गायक थे जो गाने के साथ इसकी जो है शिक्षा देते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। फिरोज की तुगलक द्वारा कौन से नगर बसाए गए थे? जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर। मोहम्मद के तुगलक के सम्मान में उसके उत्तराधिकारी फिरोज खां ने किस एक नगर की स्थापना की थी? जौनपुर की। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जौनपुर में। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? जौनपुर के शासकों ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के पाषाण स्तंभों को किसने स्वर्ण स्तंभकार था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा स्मारक जो है तुगलक कालीन ढालवा दीवार तकनीकी के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? ईसा खान का मकबरा। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? लोदी वंश का। लोदी स्थापत्य के संबंध में सही है। क्या है कि अर्ध डोमर का प्रयोग, एनामेल टाइल्स, दोहरी दीवार। आगे की कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है? सैयद व लोदी काल को। कौन प्रथम अष्टकोणी मकबरे का उदाहरण है? तो मकबूल तेलंगानी का मकबरा। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। आगे देखिए कि मध्यकालीन भारत के किस शासक ने आगरा शहर की नींव की थी? सिकंदर लोदी ने। वह कौन सा सुल्तान था जिसने 1504 में आगरा का निर्माण कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? सिकंदर लोदी के समय बनी थी। भारत में सही दोहरा गुंबद का पहला उपयोग किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ था? सिकंदर लोदी के मकबरे में। सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है? अष्टभुजी प्रकार का। दिल्ली के कुछ नगरों की स्थापना का सही कालक्रम निम्न है। तो सबसे पहले जो है सीरी, उसके बाद तुगलकाबाद, जहांपनाह, खिजराबाद। निर्माण की दृष्टि से सही कालानुक्रम है। सबसे पहले जो निर्माण हुआ था कुतुब मीनार का, उसके बाद तुगलकाबाद बाद किला का, लोधी गार्डन का, फतेहपुर सीकरी का। अब आगे देखिएगा भवनों के निर्माण का सही कालक्रम निम्न प्रकार का है। इसमें जो है सबसे पहले अलाउद्दीन को झोपड़ा बना था, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद अलाई दरवाजा, उसके बाद लाल किला। आगे दिए गए सल्तनत कालीन स्थापत्य दिए गए हैं। सबसे पहले स्थापत्य दिए गए, उसके बाद निर्माणकर्ता दिए गए, उसके बाद स्थान दिए गया है। तो स्थापत्य में जो है सबसे पहला है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माणकर्ता है कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में। अलाउद्दीन को झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में। जामा मस्जिद बदायूं की इल्तुतमिश के द्वारा कहाँ? बदायूं में। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, जोधपुर में। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा कहाँ? दिल्ली में। मदरसा मुइज़्ज़ी इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में। बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा दिल्ली में। लाल महल बलबन के द्वारा दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में।
ऊखा मस्जिद मुबारक साहब खिलजी के द्वारा भरतपुर में, तुगलकाबाद गयासुद्दीन के तुगलक के द्वारा दिल्ली में, गयासुद्दीन के तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन के तुगलक द्वारा दिल्ली में, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन के तुगलक द्वारा दिल्ली में बनाया गया था, आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन के तुगलक के द्वारा दिल्ली में। अब आगे दिए गए शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन के तुगलक द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। फिरोज शाह का के मकबरा फिरोज शाह के तुगलक द्वारा दिल्ली में। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जूना शाह खाने जहां, ये जो है फिरोज शाह के तुगलक का समकालीन था। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। काली मस्जिद जूना शाह खाने जहां ये के द्वारा दिल्ली में। खिड़की मस्जिद जूना शाह खाने जहां के द्वारा दिल्ली में। मुबारक शाह सैयद का मकबरा जो है मुबारक शाह सैयद के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। मोठ की मस्जिद मियाँ भोग द्वारा, ये जो है सिकंदर लोदी का समकालीन था, दिल्ली में बनवाया गया था। आगे दिए सल्तनत कालीन कला एवं संगीत है। इसमें कि सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का प्रारंभिक उल्लेख किस पुस्तक मिलता है? तो बैहाकी कृत गजनबियों के इतिहास में। सल्तनत कालीन किस शासकों ने संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया था? बलबन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। दक्षिण का प्रसिद्ध गायक गोपाल किस सुल्तान का समकालीन था? अलाउद्दीन खिलजी का। तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए थे? रबाब और सारंगी लाए थे। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सबसे उदाहरण है? सितार है। संगीत कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ है गुनियाल उल मुनियास की रचना कहाँ के शासकों के संरक्षण में हुई थी? जौनपुर के शासकों के संरक्षण में हुई थी। संगीत कला के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? सारंगदेव ने की थी। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा जाने जाते हैं। इस तरह से हम लोगों का जो मध्यकालीन इतिहास में है, जो है सल्तनत कालीन संस्कृति वाला जो चैप्टर वो समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोगों का है जो क्षेत्रीय राज्य हैं उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, उसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।